हिम्मत है प्रधानमंत्री को फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। हम सरकार बनते ही 4 भागों में प्रदेश को पहला बांटेंगे। बीजेपी जी भारतीय झूठ पार्टी। 44 जवान शहीद हुए पुलवामा में, 300 क्विंटल आरडीएक्स आया, उसकी सीबीआई जांच नहीं हो रही है। एक डायरेक्टर मर रहा है एक्टर, उसी की सीबीआई जांच हो रही है। बिहार का चुनाव है, 44 जवान शहीद हुए तो पाकिस्तान में आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, अच्छा किए, लेकिन एक को नहीं मरे। कुछ पेड़ ओढ़ गिरे। हाँ, पेड़ नहीं खे, कौआ मरा था खाली। जो राष्ट्र की संपत्ति बेचे वो राष्ट्र विरोधी होगा। पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पीटे, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार हुआ। जब पंडित जी लोगों को पीते हैं, नाथ संप्रदाय का जब गठन हुआ गोरखपुर में, तो किस उद्देश्य से गठन हुआ? ब्राह्मण के विरोध में। 28 विभाग बेच दिया, भाषण दे रहे हैं कि हम देश भी करें। नहीं बनाया कितना? एक टाफी भी नहीं बनाने की फैक्ट्री खोला है। वहाँ शराब की दुकान पर हजारों लोग लाइन है, कोरोना नहीं है। बैंक पर 500 रुपया दे करके 400-500 महिलाएं लाइन लगाई है, भीड़ मची है, वहाँ कोरोना नहीं। और स्कूल में बच्चे अगर जाएंगे तो वहाँ कोरोना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का जज गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, बैंकों से रुपया लेके भागने वाले 50 बड़े बड़े सब के सब गुजराती, कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, और जो भी देश में बड़े बड़े ठेके पट्टे हो रहे हैं सब के सब गुजराती। ये सरकार नई नई योजना बना करके कैसे देश के पैसे को लूटा जाए उस फिराक में पड़ा है। किस किसान को पाबंदी थी कि आप मार्केट में न बेचो? किसी भी आम आदमी को अपना गेहूं बेचो, चाहे क्रय केंद्र पर बेचो, चाहे मंडी में ले जाके बेचो, कोई रोक तो किसी को नहीं थी। अब ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये कानून पास कर दिया कि किसान अब ले जाके चाहे जहां मन वहां बेच सकता, अच्छा दाम ले सकता है। तो भाई रोक कहाँ थी? हाँ, इसकी आड़ में आप एक नया कानून ला रहे हो जो खतरनाक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले ओम प्रकाश राजभर दूसरे हैं। तो हम 2002 में भी बता दिए थे कि हम 17 में सत्ता में चलेंगे। लोगों को बता रहे हैं कि 22 में सरकार बनाएंगे। नहीं बना पाए तो सरकार बनवाएंगे, तो सरकार की लगाम अपने हाथ में रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासत की सीढ़ियां चढ़कर यदि सत्ता में प्रतिष्ठापित होना है तो एक नाम है ओम प्रकाश राजभर का। बिना इनके सहयोग के यह सियासत की सीढ़ियां चढ़ पाना वर्तमान में काफ़ी मुश्किल है। आज हम हैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, जो सुहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय सहित अन्य जो चैनल आज इसे कवर कर रहे हैं, सबके तरफ से आपका सादर अभिवादन। थैंक यू। और गाजीपुर से आया रसड़ा, आपके निवास स्थान पर जगह जगह गड्ढे, गड्ढे में सड़क हैं कि सड़क में गड्ढे हैं। कई जगह छुट्टा पशु घायल थे, कुछ वाहन पलट गए, कुछ लोग चोटिल हो गए। आप भी सियासत में थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे योगी गवर्नमेंट में। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। कैसा लग रहा है? कि बीजेपी जी भारतीय झूठ पार्टी, इसका नाम हमने रख दिया है। जी जैसा कि आपने बताया कि सत्ता में हम उनके साथ 2 साल थे। जी हम इसी बात को उनको समझा रहे थे कि जनता के बीच में अगर कोई बात हम कहें जी तो हम लोग उसके लिए खरा उतरे। जी लेकिन ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जी एक दिन मैंने देखा फेसबुक पर पूरा भारत का नक्शा बना हुआ था जी, और पूरे भारत के नक्शे में सड़क पे जी गड्ढा था जी एक साथी ने कमेंट किया कि भारत में गड्ढा है कि गड्ढे में भारत है। जी तो इस सरकार से उस गड्ढे से नहीं मतलब है। जी ये सरकार नई नई योजना बना करके जी कैसे देश के पैसे को लूटा जाए उस फिराक में पड़ा है। जी जैसे आप आए हैं, आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। जी उसके 15 किलोमीटर इर्द गिर्द जितने भी लिंक मार्ग हैं जी। जो पहले से बनी हुई सड़कें, इस एक्सप्रेसवे हाईवे के बनने से वो सड़कें टूट गई। जी उसको मरम्मत के लिए सरकार का ध्यान नहीं है। उसका ध्यान, चूंकि उसमें जो हाईवे बन रहा है उसमें अच्छी कमाई है, जी इस नाते सरकार का ध्यान वहाँ है। जी इन सड़कों पर नहीं है। हम लोगों को इस सड़कों पर इसी तरह झेलना पड़ेगा जब तक ये सरकार रहेगी। जी और सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। जी 403 विधायकों में 402 विधायकों को हमने देखा, पढ़ा जी कि वो चुनाव जीत के गए हैं तो
जो क्षेत्र के विकास के लिए निधि मिलती है जी उसको भी वो एक तरह से बेच देते हैं निधि को, जी विद्यालय में या ऐसे जगह की जहाँ 40-50% कमीशन मिल जाते हैं। तो वो क्षेत्र का विकास करने नहीं जाते हैं बल्कि वो अपना विकास करने जाते हैं। यही वजह है कि जो प्रदेश की हालत है, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमएलसी हों, चाहे राज्यसभा हों, उनसे क्षेत्र से मतलब नहीं है। जी यही दुर्गति का कारण है। क्या सभी के साथ यह चीज़ें लागू हैं? कुछ तो अच्छे होंगे। देखिए, हम दुनिया की बात नहीं करते। आपने देखा भी, आप ही लोगों के पोर्टल पे, चैनलों पे चला जी कि कोई भी बात अगर सरकार गलत स्टेप उठाती थी तो मैं सरकार में रह के सरकार से लड़ता था। जी मैं इस नाते सबको कहता हूं कि जब सामाजिक न्याय समिति की एक रिपोर्ट 2018 30 मई 2018 को बनी, सदन में मैं बोल रहा था तो नाई का, गोंड का, पाल का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, माझी का, कुशवाहा का, ये जो अति पिछड़ा वोट था जी पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के बंटवारे को 7, 9, 11 करके बटा लागू करने के लिए जब मैं सदन में बोल रहा था तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। वोट तो सबको चाहिए लेकिन कोई तैयार नहीं था। इस नाते वहाँ मैंने देखा कि एक स्कीम लंबे समय से चलती है गरीबों के इलाज के लिए। जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा कि गरीबों के प्रति, कमजोरों के प्रति अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति मिनिस्टर है तो वो ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने 3,62,77,000 रुपया 18 महीने में गरीबों के इलाज के लिए दिया है। दूसरे नंबर पर 40 लाख स्पीकर महोदय विधानसभा अध्यक्ष को बताया। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग समाज के प्रति, चुनाव जीत के गए अपने क्षेत्र के प्रति कितना लगाव रखते हैं। जहूराबाद में मुझे 3 साल में 6 करोड़ रुपया मिला। एक भी रुपया मैंने किसी विद्यालय को नहीं दिया। छोटी छोटी सड़कें, छोटे छोटे काम हमने करवाया और 6 करोड़ मिला और 96 करोड़ रुपया हम कुल मिला करके इस अन्य विभागों से ला करके प्रयास किया कि कुछ काम हो। 3 सड़कें, लंबी सड़कें हमने बनवाने के लिए, जो आपके सीधागर घाट से जाती है मटेहूँ, इस पे पैसा सैंक्शन कराया। आपके ये सड़क जो है प्रधानपुर से लेके जो लट्ठूडी तक 3 सड़कें हमने सैंक्शन कराया। लेकिन गाजीपुर की एक विचित्र माया है गाजीपुर में कि आपसी लड़ाई में महेंद्र पांडे जी का अलग लड़ाई है, मनोज सिन्हा जी की अलग लड़ाई है, मुख्तार अंसारी की अलग लड़ाई है। अब एक नई लड़ाई चंचल सिंह खड़े हो गए हैं। मतलब ये जो कुछ भी हो हम करावें, हमको कमीशन मिले, कोई दूसरा न ले। एक किसी ठेकेदार को हमने लगा कि दिल्ली से यहाँ तक कुछ सड़क को सैंक्शन करा, 3 सड़कों को। जब टेंडर हुआ तब लोगों को पता लगा कि कैसे हो गया, ये कैसे कराएंगे, तो टेंडर कैंसिल करा दिया सीएम से मिलके लोगों ने। हमने कहा कि हमको उसमें से पैसा लेना था नहीं, हमको कमीशन की चिंता थी नहीं। हमने कहा भाई हमारा काम था, हमने प्रयास किया, छोड़ दीजिए। तो ये गाजीपुर के साथ एक बड़ा भेदभाव होता है, या आपस की लड़ाई में ये धोखा होता है कि नेता आपस की लड़ाई में विकास नहीं कर पा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, चिकित्सा की बात आपने किया और संविधान में वर्णित है कि देश का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में नहीं मरेगा और भूख के अभाव में नहीं मरेगा, यह उसका फंडामेंटल राइट है। गाजीपुर, जहाँ से आप विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहूराबाद, वह गाजीपुर में है और वहाँ एक भी सर्जन 3 साल से नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो एक सर्जन वाराणसी से और दूसरा सर्जन आजमगढ़ से बुलाया गया था। आयुष्मान योजना और यह योजना इलाज, तो इससे किस रूप में देख रहे हैं? क्या इसे सदन में उठाना चाहेंगे? गाजीपुर ऐसा जिला जहां से आपने कई नाम लिया है। देखिए, इस मामले को मैं सदन में तो छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस बात को कहा। मैं साथ में पूर्व प्रमुख कासिमाबाद देवेंद्र सिंह को लेके गया था। उन्होंने इस बात को हमसे कहा, तुमको चलो आप मेरे साथ कम से कम गवाह तो रहोगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो मंशा है, मंशा साफ नहीं है, भेदभाव है। अब जैसे अभी आपने, मैं भेदभाव क्यों कहता हूँ, 8 जिले में उपचुनाव है, वहाँ 24 घंटा बिजली तब तक रहेगी जब तक चुनाव होगा। जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे गाजीपुर में तब तक सर्जन रहेगा
और वो चले जाएंगे तो वो चला जाएगा। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है जी कि व्यवस्था हम दें। वो अब क्या कहें, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है। अभी जैसे बड़ी पीठ थपथपा रही है बीजेपी जी किसानों का कानून बना के। जी अब हम समझ नहीं पाते हैं कि पहले जो सरकारें थी, अभी इसके पहले जो सीजन था रबी का गेहूं, जी किस किसान को पाबंदी थी कि आप मार्केट में न बेचो। आप किसी भी आम आदमी को अपना गेहूं बेचो, चाहे क्रय केंद्र पे बेचो, चाहे मंडी में ले जाके बेचो, कोई रोक तो किसी को नहीं थी। जी अब ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये कानून पास कर दिया कि किसान अब ले जाके चाहे जहां मन हो वहां बेच सकता, अच्छा दाम ले सकता है। तो भाई रोक कहाँ थी किसान को? हाँ, इसकी आड़ में आप एक नया कानून ला रहे हो जो खतरनाक है। जी जो न्यूनतम मूल्य आप निर्धारित नहीं कर रहे हो, ये खतरनाक है। आप उद्योगपति को दे रहे हो, प्राइवेट को दे रहे हो, वो बीज देगा, खाद देगा, आप उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हम अपना माल तुम्ही को बेचेंगे। तो अब हम एग्रीमेंट कर लेंगे। अब वो प्राइवेट जब आ जाएगा तो ये क्रय केंद्र और मंडी समिति खत्म हो जाएगा, तो किसान का माल जो गेहूं 2000 का तो कहेगा कि हम 1200 में लेंगे। अब मजबूरी में उस किसान को देना पड़ेगा, नहीं तो वो घर रख के सड़ावे। इसी का विरोध लोग कर रहे हैं। और ये पता नहीं, अगर कानून सही है जी तो फिर राज्यसभा में बहस क्यों नहीं, चर्चा उस पर क्यों नहीं? सरकार भाग क्यों रही है? सही काम है तो उसको करे। लेकिन ये शुद्ध रूप से पूंजीपतियों का जहां लाभ दिख रहा है, पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है। हर कानून जी आप चाहे देखिए, मोदी जी, हम भारतीय झूठ पार्टी क्यों बोलते हैं? जी मोदी जी ने कहा हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL जो देश की सबसे बड़ी भारत दूरसंचार निगम है। आप जियो प्राइवेट को लाभ पहुंचा रहे हो, अपने देश की जो एजेंसी संस्था है उसको किनारे लगाए हो। 28 विभाग बेच दिया और भाषण दे रहे हैं कि हम देश बिकने नहीं बनाया कितना है? जैसे कुछ रेलवे स्टेशन बनाया, कुछ एयरपोर्ट बनाया, कुछ बनाया इन्होंने। एक टाफी भी नहीं बनाने की फैक्ट्री खोला है। जी एक टाफी भी बनाने की फैक्ट्री नहीं खोला। हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम खास तौर से गाजीपुर में हैं। गाजीपुर में एक भी ये छोटी सी बता दें कोई योजना दिए हों? ओम प्रकाश जी, एक बार आपने शराब का विरोध किया था कि शराब आत्मा को मारता है और लोग पीते हैं इससे, तमाम चीज़ें। बिहार में शराब बंद है, हमारा पड़ोसी राज्य है। इस समय जो गो आश्रय केंद्र हैं उनका संचालन दारू के पैसे से होता है। दारू पर बियर, अंग्रेजी शराब और देसी शराब पर टैक्स लगाया गया। जो पैसे उससे मिलते हैं उससे गो संरक्षण होता है। कैसा, शराब पिलाओ और गाय बचाओ, कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, हम 2002 में पार्टी बनाए, जी तब से मैं शराबबंदी का अभियान चलाता हूं। उसमें आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी चलाते हैं। 2 विभाग है जी सरकार की, बड़ी विडंबना है। जी एक मद्यपान निषेध विभाग है। दारू पीते पकड़े गए तो जेल जाओगे। दारू विष से भी भयंकर है, जी इसको मत पियो। एक मद्यपान निषेध विभाग ये अपना योजना चलाता है। जी और दूसरा, दारू पियो, ठिका लो। आबकारी विभाग खुलेआम ठिका दे रहा, जो ज़्यादा बोलेगा उसको हम देंगे। गांव अब तो दुकानों पे खोलने की तैयारी हो रही, कि दुकानों तक पहुंचाया जाए। तो ये शुद्ध रूप से, जैसे कोरोना जैसी महामारी में अधिकारी और पुलिस के लोगों ने बड़ी मेहनत किया। लगभग 40 दिन इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया, बड़ी गाली सुना, तमाम तरह की बात। लेकिन ये सरकार शराब का ठेका खोल करके ये साबित कर दिया कि बगैर शराब से हमारी सरकार नहीं चल सकती। वहाँ शराब की दुकान पर हजारों लोग लाइन है, कोरोना नहीं है। बैंक पर 500 रुपया दे करके 400-500 महिलाएं लाइन लगाई है, भीड़ मची है, वहाँ कोरोना नहीं है। और स्कूल में बच्चे अगर जाएंगे तो वहाँ कोरोना हो जाएगा। ये विडंबना है इस सरकार की। तो ये सरकार जो योजना बनाती है उसका क्रियान्वयन, या तो ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या तो समझदारी नहीं है। 2 बातें हमारे समझ में। इस नाते कि जिस तरह ये योजना बनाते हैं, अब
आज की तारीख में 3 रुपया किलो भूसा कहाँ मिलेगा? जी ये प्रधान से कह रहे हैं कि आप खरीदो, कहाँ से खरीदेगा वो? अब तो वो जाएगा भ्रष्टाचार की तरफ। तो उसको 10 किलो खरीदना है तो वो पता लगेगा कि बिल बनाएगा कि हम 50 किलो खरीदे, तब ना उसको भूसा वहाँ तक पहुँचाएगा। गौशालाओं की हालत ये है कि दिन में कुत्ते नोच के खा रहे हैं जिंदा पशुओं को, और रात को आपके सीआर खा रहे हैं। और सड़कों पर आप देखते होंगे जो गौरक्षा की बात दुहाई देती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये गाड़ी लेके गुजर जाते हैं और सड़क पे गाय मरी छटपटा रही है भूख से, पानी से, प्यास से, लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं है क्योंकि चुनाव नहीं है। चुनाव होता तो खड़े हो जाते खड़ से कि भाई अन्याय हो रहा है। आपका प्यार कैसे हो गया था भारतीय जनता पार्टी से? पहले आप नहीं जानते थे या बाद में जाने? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। मैं जानता था इनके कारनामे को कि मैं लंबे समय तक पार्टी को 14 साल चलाया और हमारे कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे एक असंतोष व्याप्त होने लगा कि हम सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे कभी। तो मैंने समाजवादी पार्टी से भी बहुत कोशिश किया, बसपा से भी किया, कांग्रेस से भी कोशिश किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो हमने कहा कि चलो कम से कम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया है उसके तहत कहीं से जीत के चला जाए और वहाँ चल के डंडा लेके लड़ा जाए। तो मैं चला गया उस गोल में। 125 सीट पूर्वांचल में हमने जितवाया। आप गाजीपुर से देखें, जहाँ लोग जीते हमारा सहयोग उसमें रहा। जीत के गए। पहले कैबिनेट में चूँकि थोड़ा हम वहाँ सीखे, पहले कैबिनेट में एक मंगलवार को तो थोड़ा सीखे, दूसरे मंगलवार को हम भिड़ गए और तब से 2 साल हमारा हर तीसरे दिन उनका पंगा होता रहा। और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ आकर के मजबूत दुश्मन से हम लड़े, कमजोर से नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले ओम प्रकाश राजभर दूसरे हैं। लोग मंत्री बनने के लिए तंग रहते हैं, विधायक बनने के लिए तंग रहते हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि हम आज भी विधायक से इस्तीफा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको है। हमारा मकसद है कि देखिए, देश तभी तरक्की करेगा जब शिक्षित होगा समाज। नौजवानों को रोजगार चाहिए, खेत को पानी चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। लेकिन ये सरकार शुद्ध रूप से गुजराती उद्योगपति या व्यापारी कह लीजिए, ये पूरे व्यापारी सोचे कि फैक्ट्री खोलेंगे तो जमीन खरीदना पड़ेगा, मजदूरों को मजदूरी देना पड़ेगा, अधिकारी लगाना पड़ेगा, मशीन लगानी पड़ेगी। यहाँ सारा सिस्टम बना हुआ है, तो क्यों ना इसी सिस्टम पे कब्जा कर लिया जाए। अब कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का जज गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, बैंकों से रुपया लेके भागने वाले 50 बड़े बड़े सब के सब गुजराती, कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, और जो भी देश में बड़े बड़े ठेके पट्टे हो रहे हैं सब के सब गुजराती। तो ये सारे लोग गुजराती। ऐसा क्यों हुआ? जैसे बाबू भी गुजराती, गृह मंत्री सरदार पटेल भी गुजराती। गुजरात का एक बड़ा नाम था राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के, तो ऐसा क्यों हो रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात जैसे बापू को, गांधी को कर लिया जाए। नहीं, गांधी जी देखिए, नेतृत्व भले कहीं कोई से करे, लेकिन देश की आज़ादी में हम जहाँ बैठे हैं बलिया, शुरू किया गुजरात के गांधी जी ने, और सबसे पहले आज़ादी बलिया ने ले लिया। सबसे पहले आज़ादी बलिया ने ले लिया। तो पहले तो गुजरात को आज़ाद होना चाहिए, तो बलिया कैसे हो गया? तो ये उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। यहाँ के लोगों ने जो संघर्ष किया है, यहाँ के महापुरुषों ने संघर्ष किया। ऐसा नहीं है, आपके जिले वीर अब्दुल हमीद को उठा के देखिए अपने ज़िले में। तो इसी तरह 75 जिले में हमारे महापुरुषों ने काफ़ी संघर्ष किया है आज़ादी की लड़ाई में। और उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कई लोगों को बैठाया है, जो हम देख रहे हैं। बीपी सिंह जी बैठे, चंद्रशेखर जी बैठे, अभी मोदी जी भले गुजरात में शरण नहीं मिली और आकर उनको शरण मिली तो यूपी में बनारस शरण मिली, तो वो यूपी का ही माना जाएगा ना, मतदाता तो यूपी के हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात के, देखिए, गुजराती सब बिजनेस वाले हैं, तो उन लोगों ने जो योजना वो बनाते हैं, उनकी योजना के शिकार सब लोग हो जाते हैं। और जब तक योजना का पर्दाफाश होता है तब तक वो लूट लेते हैं। पिछले दिनों जो प्यार हुआ था आप और उनका,
जैसे पता नहीं उधर से हुआ था इधर से हुआ था, जो भी हुआ यह टूट गया, आगे किसके साथ होने वाला है? देखिए, जहाँ तक प्यार की बात है कि राजनीति में व्यक्ति, उनको भी आवश्यकता थी, हमको भी आवश्यकता थी, दोनों की आवश्यकता थी, तो दोनों लोग मिले जरूर, दोस्ती कुछ दूर चली, लेकिन दिल नहीं मिला दिल टूट गया आगे का सवाल जो आपका है, तो हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, श्रीमती किशड़ा पटेल अपना दल, अनिल चौहान जनता क्रांति पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामधनी बिंद, रामकरण कश्यप, ओम प्रकाश राजभर, ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। और उत्तर प्रदेश में हम सबको दावत दे रहे हैं, हमारा विकल्प खुला है, जो इस लड़ाई में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो हमारे मोर्चे में आवे, हम उसका स्वागत करते हैं। हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं, एक उदाहरण पेश करता हूं, भाटपा रानी बाई इलेक्शन था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहाँ पंडित जी विधायक थे, डेथ हो गई थी, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, मैं और बाबू सिंह कुशवाहा 2 आदमी मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई थी, उस गुंडई से हम लोग लड़े और लड़ करके हम लोग 49,066 वोट पाए और 51,012 वोट पा करके समाजवादी पार्टी जीती। मात्र 2,000 से भी कम वोट का अंतर रहा, मात्र 2 आदमी थे। तो आज की तारीख में आप अपने गाजीपुर में उठा के देखिए, निषाद बिंद इकट्ठा हो जाए, राजभर इकट्ठा हो जाए, चौहान इकट्ठा हो जाए, कुशवाहा इकट्ठा हो जाए, प्रजापति पाल इकट्ठा हो जाए, तो कहीं ब्राह्मण लड़ा दीजिए, कहीं राजपूत लड़ा दीजिए, कहीं यादव लड़ा दीजिए, कहीं चौहान, किसी को लड़ा दीजिए, तो उसका भी तो वोट मिलेगा जो जाति है आंकड़ा, तो बड़ी ताकत के रूप में। हाँ, आपको देखिएगा ना, अभी जैसे सपा बसपा गठबंधन हुआ तो लोग मजाक समझते थे, लेकिन जब 20 दिन चुनाव रह गया तब लोगों को लगा कि बाप रे बाप तो आधी आ रही है। 176 सीट जीत गए थे, 403 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग एकदम लगे काम में, हम लोग बैठे नहीं हैं। हम लोग समझ लें कि 24 घंटे में 18 घंटे 16 घंटे हमारे सभी नेता काम कर रहे हैं। क्या यह नहीं लगता कि लंबे समय से फाइट करते करते, धरना प्रदर्शन, घेराव, थाना, तहसील, जैसे शुरुआत तो यहीं से हुई, आज भी हो ही रही है कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे तैसे, यह नहीं लग रहा है कि सत्ता सूट नहीं करेगी और केवल विपक्ष में और ऐसे करके नहीं ऐसा लड़ते रहेंगे? देखिए, संघर्षी जीवन है, व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। सत्ता कोई जरूरी नहीं, सत्ता एक साधन है, सत्ता एक साधन है कि उस साधन से क्षेत्र का, समाज का विकास, और आंदोलन तो होते हैं, गलत हो रहा तो उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन से हम घबराते नहीं। आप तो खुद ही आंदोलन करता है, कभी आप नहीं घबराए तो ओम प्रकाश कैसे घबरा जाएगा तो आंदोलन करना चाहिए। और कभी हम तो आज मुझे 38 साल हो गया राजनीति में टिमटिमाते, लड़ते, थाना, ब्लॉक, जिला और लखनऊ तक घेर घार करते, कभी हमने अपने मन में निराशा नहीं लिया है। हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो निगेटिव होता जाए उससे क्या हमसे मतलब, हम पॉजिटिव करने निकले हैं और करके दिखाते हैं। किसी को यकीन नहीं था, जब आपसे कई बार हम लोग मिले तो आपने भी कहा कि पार्टी अखबार सत्ता में पहुँचे, हमको पहुँचेगी, अब घबराई नहीं, थोड़ा समय लगेगा। हमारे नेताओं को विश्वास नहीं था, हम 2002 में भी बता दिए थे कि हम 17 में सत्ता में चलेंगे, चाहे जैसे चलेंगे, और लेकिन ये भी गारंटी है कि 1.5 साल रहेंगे उनको बता भी दिए थे। अब लोगों को बता रहे हैं कि 22 में सरकार बनाएंगे, नहीं बना पाए तो सरकार बनवाएंगे तो सरकार की लगाम अपने हाथ में रखेंगे। इतनी कुवत तो पैदा कर, रिमोट अपने हाथ में रहेगा, सरकार बनवाएंगे, सदन में कानून बनाने की चाबी है, कानून बनवाएंगे, और जो दलित, शोषित और आज तक वंचित हैं अपने अधिकारों से, उनको अधिकार दिलवाएंगे, ऐसा कहना है ओम प्रकाश राजभर जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश जी, अंतिम सवाल है, युवा वर्ग जो रातों रात करोड़ों की संख्या में चौकीदार हो गया, मैं भी चौकीदार हूँ, सब चौकीदार हो गए और आज सब बेरोजगार, हाथ पर लिखवा करके सब, मैं भी बेरोजगार हूँ, तो बच्चे भी कहेंगे कि आपने ओम प्रकाश जी से बात किया और हमारी बात नहीं किया। इनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ये युवा आ गया। ये इतने, हमने इनके बयान देखा, अमित शाह जी के बयान को मैंने सुना,
उन्होंने जब सवाल पत्रकार भाई ने किया कि आपने वादा किया था 15-15 लाख देने का, जी तो उन्होंने कहा कि आज देखो ये जुमला था, ये वोट लेने का तरीका था, जी इस बात को बोलने से वजन लगता था, लोग पागल होकर वोट दे रहे थे, ये अमित शाह जी का कहना था। जी तो युवा जो है इनके झांसे में आ गया और इन्होंने वादा कर दिया कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। जी तो युवा को भी लगा कि भाई मोदी जी बोलते हैं, गुजरात तो कभी गए थे नहीं कि गुजरात का हालत क्या है, तो वो गए नहीं थे, इनके झांसे में पूरा युवा आ गया और आने का नतीजा ये हुआ कि युवा के गले में फसरी लगाने की तैयारी कर दिया। अभी 5 साल संविदा, तो फिर सरकारी नौकरी, अच्छा 6 महीने 6 महीने पे टेस्ट। अब ना 9 मन गेहूँ होगा, न राधे गौने जाएगी, न ही परीक्षा में पास होंगे, न सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये जो युवा हैं, हम उनसे कहूँगा कि देखिए युवा साथियों, आज पूरे देश की आबादी का 65% आबादी 35 साल के नीचे हैं, जिनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, उनको ज़रूरत है। तो ऐसे युवा को कहीं भी जाने से पहले सोचना चाहिए कि हम ओम प्रकाश के साथ जा रहे हैं, तो क्या ओम प्रकाश हमारे इस विषय में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हम जा रहे हैं मोदी जी के साथ, हम जा रहे हैं मायावती अखिलेश जी के साथ, तो क्या ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इनके इतिहास को भी तो पढ़ लीजिए। तो हम युवाओं से कहूँगा कि देखो, इस्लाम में हमने पढ़ा है खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। तो ये युवा अगर अपने रोजगार के लिए लड़े, हिम्मत है, प्रधानमंत्री को फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। हम तो कहेंगे युवाओं से कि ये खाली ओम प्रकाश राजभर को एक मौका दें, लखनऊ पे खाली एक मौका दें 5 साल के अंदर, इसी मोदी जी को मजबूर कर दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज़ादी दिलाने वाले लोगों की सोच थी कि देश आज़ाद होगा, छोटा छोटा प्रदेश होगा। हम सरकार बनते ही 4 भागों में प्रदेश को पहला बांटेंगे, कुटीर उद्योग देंगे, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी। हम तो भिड़ेंगे। ऊपर वाले ने चाहा अगर मौका मिला तो पहला कदम हमारा होगा कि जो चीन को लाइसेंस दिया है उपभोक्ता बाजार पे कब्जा सामान बेचने का, ये लाइसेंस निरस्त करो। पहला लड़ाई मोदी जी से होगी, आप निरस्त करो, आप सत्ता में बहुमत में हो, बंद करो। एक खाली बंद हो जाए तो करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। तो जब जरूरत वो सामान यहाँ नहीं रहेगा तो वो निश्चित है कि बनेगा, तो नौजवान बनाएगा, छोटे छोटे कारोबार फैलेंगे। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देश की सरकारें जो चल रही हैं इनकी नीयत नहीं है। आज आप उठा के देखिए, 44 जवान शहीद हुए पुलवामा में, 300 क्विंटल RDX आया, उसकी CBI जांच नहीं हो रही है। एक डायरेक्टर मर रहा है, एक्टर, बिहार का चुनाव है, उसी को जो है उसी की CBI जांच हो रही है। आप 44 जवान शहीद हुए तो पाकिस्तान में आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, अच्छा किए, लेकिन एक को नहीं मरे। कुछ पेड़ ओड़ गिरे। हाँ, पेड़ ने कौवा मरा था खाली। और चीन ने 20 जवानों को शहीद कर दिया। आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर देंगे। उनके कहने से हम हो जाएंगे? वो राष्ट्र विरोधी तो खुद है, वो लोग हैं। हम कह रहे हैं जो राष्ट्र की संपत्ति बेचे वो राष्ट्र विरोधी होगा। ओम प्रकाश राजभर कहने से किसी को हो जाएगा? हम उनको बता तो रहा हूं, 2022 में योगी जी को हम तो कम, पहले हम सोचते थे कि थोड़ी मदद कम मिलेगी, लेकिन योगी जी ने ऐसा काम करते जा रहे हैं। पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पीटे, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार हुआ, तो थोड़ा इन लोगों की ये मजबूत लोग काम करते कहते हैं कि चमड़ी मोटी है, लात खाते खाते थोड़ा कम बोलते थे। लेकिन इधर 2.5 महीने से जब पंडित जी लोगों को ये पीते हैं, अगरे बात तो चूंकि ये जागरूक कौम है, ये चिल्लाना शुरू किया, आज हफरी आ रही है सरकार। लेकिन ओम प्रकाश जी, कैसे कहा जा सकता है कि जातीय आधार पर पिटवाए हों? वह तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, योगी हैं, एक बड़ी पीठ है, संवैधानिक पद पर बैठ, जातिगत आधार पर कैसे पिटवाएंगे? आपको अनुभव है, आप जानकारी हैं, आप हमसे कहवा रहे हैं जो बात वह जानते हैं आप। नाथ संप्रदाय का जब गठन हुआ गोरखपुर में, तो किस उद्देश्य से गठन हुआ? ब्राह्मण के विरोध में। ब्राह्मण उसमें नहीं रहेगा नाथ संप्रदाय में, तो वो मालिक बैठ गया तो ब्राह्मण को कैसे देखेगा? बड़ा मानते थे आपको जोगी जी, ऐसा? देखिए, ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत, परिश्रम, हर जगह व्यक्ति उसकी पूजा होती है। मैं चाहे स्वास्थ्य के सवाल पे आप देख लीजिए, चाहे क्षेत्र के सवाल पे देख लीजिए, चाहे काम के सवाल पे देख लीजिए, या 47 मिनिस्टर हम लोग थे,
मैं 47 मिनिस्टरों में योगी जी कहते थे कि देखो ओम प्रकाश से मंत्री कैबिनेट में कहते थे कि ओम प्रकाश से सीख लो, थोड़ा सा तुम लोग करने लगते तो आगे प्रगति हो जाती। ये व्यक्ति अकेले देखो कितना मेहनत कर रहा है, और थोड़ी थोड़ी सब लोग मेहनत करो, तो काम की पूजा करते थे, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं ना कि खुश करते थे कि कम बोलेंगे ओम प्रकाश। अरे हम उनके कहने से हम ऐसे व्यक्ति हैं कि खुश क्या करेंगे वो अब चलिए दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आज इनकी बैठक है और बैठक में कार्यकर्ताओं को सचेष्ट करेंगे। संजोग से आज हमारी भी मुलाकात हो गई। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।